नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे, नेताजी को नमन करेंगे क्योंकि आज पराक्रम दिवस है, नेताजी की जयंती। और नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री नेताजी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और जिस तरह से उनको कुछ संस्थानों का नाम उनके नाम पर रख करके गुमनाम कर दिया गया था, उसके बाद से जिस तरह कर्तव्य पथ पर उनकी आदमकद मूर्ति लगाई गई, जिस तरह लाल किला में संग्रहालय हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम चीजें जिस तरह उनको सम्मान देने का काम किया, इस पर आज सबसे पहले बात करेंगे। और उसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि दिल्ली में सियासी संग्राम किस तरह से चल रहा है, किस तरह से जो तीनों प्रमुख पार्टियां हैं उनके प्रचार में किस तरह से धार जुटी है। आज योगी आदित्यनाथ प्रचार कर रहे हैं, राहुल गांधी की रैली है, असदुद्दीन ओवैसी भी रैलियां कर रहे हैं, उनके भी कार्यक्रम हैं। तो ये तमाम, और साथ में जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो तो रैलियां कर ही रहे हैं। तो दिल्ली का जो सियासी संग्राम है वो किस तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसमें किस तरह का रंग चढ़ा है अभी तक, इस पर खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करने वाले हैं हम आज इस खास चर्चा में। और उसके बाद फिर बात करेंगे कि पंजाब में, जैसे कि आम आदमी पार्टी की चाहे दिल्ली की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो, उनको कहा जाता है कि वो बहुत बड़े विज्ञापनबाज हैं। यानी कि उनका विज्ञापन का खर्च, दिल्ली में तो ये मामला भी आया था सीएजी रिपोर्ट में कि किसी योजना में खर्च 1 करोड़ रुपए भी नहीं और उसके प्रचार में 28 करोड़ खर्च हो गए। तो पंजाब सरकार पर भी इस तरह के आरोप लगते हैं, मान सरकार पर। पहले विपक्ष आरोप लगाता था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने भी सवाल पूछा है, गंभीर सवाल पूछा है, तो इस पर भी करेंगे सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली के चुनावी संग्राम में दिग्गज संभाल रहे हैं प्रचार की कमान। जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ के अलावा राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रचार को धार। पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर देश कर रहा है उनको नमन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने नेताजी को किया नमन। देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। सशस्त्र बलों की मार्चिंग और विविध सांस्कृतिक झलकियों के साथ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए देश तैयार। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मान सरकार से विज्ञापन पर खर्च का मांगा हिसाब। कोर्ट ने पूछा, एफएसएल लैब के लिए पैसे नहीं, लेकिन पुलिस की गाड़ी और विज्ञापन के लिए कहां से आ जाता है बजट। विपक्ष ने भगवंत मान के विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च को बनाया है मुद्दा। नहीं थम रहा है जम्मू कश्मीर के राजौरी के बदहाल गांव में रहस्यमयी बीमारी से लोगों की मौत का सिलसिला। मौतों के कारणों की जांच के लिए पहुंची गृह मंत्रालय की टीम, जांच जारी। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख में आज से आगाज। 19 टीमों के 428 एथलीट ले रहे हैं हिस्सा। 5 दिनों तक चलेंगे ये विंटर गेम्स। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज बात हम करने वाले पराक्रम दिवस। याद करेंगे देश के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। पराक्रम दिवस पर नेताजी को नमन देश कर रहा है। तो देश के महान सपूत और प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। पराक्रम दिवस पर आज देश याद कर रहा है अपने सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। साल 2021 में पीएम मोदी ने नेताजी की जयंती को दिया था पराक्रम दिवस का नाम। देश की आजादी के करीब 75 साल बाद कर्तव्य पथ पर लगाई गई थी नेताजी की आदमकद मूर्ति। आजादी के अमर बलिदानी नेताजी के प्रति देश ने अब जाकर जताई है कृतज्ञता। लंबे समय तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं मिल पाया उचित सम्मान। देश भर में कुछ छोटे मोटे संस्थानों में ही उनका नाम दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कार्यक्रमों के जरिए नेताजी को दिया उचित स्थान। पीएम मोदी ने दिल्ली में लाल किला में पराक्रम दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। और लाल किले में ही पीएम मोदी ने किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का भी उद्घाटन। इस संग्रहालय में सुभाष चंद्र बोस
और आजाद हिंद फौज से जुड़ी चीजों को विस्तार से प्रदर्शित किया गया है। तो आज फिर से उस महान सपूत को, जो साहस और धैर्य के प्रतीक नेताजी थे, जो पराक्रमी थे, जिन्होंने लोगों से आह्वान किया था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और आजाद हिंद फौज जैसे राष्ट्रभक्त संगठन की नींव रखी थी, आज देश उनको याद कर रहा है। तो पूरा देश नेताजी को याद कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारी सरकार ने 2019 में दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष को समर्पित म्यूजियम का निर्माण किया। उसी साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए गए। 2021 में सरकार ने निर्णय लिया कि नेताजी की जयंती को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंडिया गेट के समीप नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाना, अंडमान में द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखना, गणतंत्र दिवस की परेड में आईएनए के जवानों को नमन करना सरकार की इसी भावना का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी और बताया कि किस तरह से नए कार्यक्रमों के जरिए नेताजी को नमन किया गया है और क्या कुछ आज पराक्रम दिवस पर हो रहा है। इसके लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में स्टूडियो में मौजूद है हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी, उनसे भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले जरा राजेश राज के पास चलते हैं। राजेश, इस समय मैं आपके ठीक पीछे देख पा रहा हूं वही स्थान जहां पर नेताजी की आदमकद मूर्ति करीब करीब 75 साल के बाद लगाई गई। 75 साल लग गए अपने इस महान सपूत को सही स्थान देने में देश को। आज देश किस तरह से नेताजी को नमन कर रहा है। राजेश, आज कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण क्या क्या हैं? देखिए, आपने जो कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी का ये स्लोगन, ये जो नारा था, ये आजादी के लिए अपने युवाओं में प्रेरणा स्रोत का काम करने का काम किया कि जब नेताजी ने ये आह्वान किया था तो देश के जो करोड़ों नौजवान थे वो देशभक्ति की आग में कूद पड़े थे और अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो कारनामे थे और उन्होंने जिस तरीके से अपना आजाद हिंद फौज का जो गठन किया था उसकी वजह से वो सुर्खियों में रहे। और हम जानते हैं कि पूरे दुनिया भर के मुल्क में वो आजादी के ऐसे मतवाले दीवाने थे जो अपने साहस और दृढ़ता के लिए वो जाने जाते थे, जो कहते थे वो करते थे। लेकिन वाकई आपने सही कहा कि सुभाष चंद्र बोस को एक लंबे अरसे के बाद सम्मान मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है उसने बकायदा उनकी प्रतिमा इसी इंडिया गेट पर, इसी कर्तव्य पथ पर लगाने का काम किया। और आज संसद के जो संविधान सदन का जो केंद्रीय कक्ष है वहां पर सेंट्रल हॉल में जो उनके तैलचित्र लगे हुए हैं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, भावभीनी उन्हें श्रद्धांजलि दी। और छोटे छोटे बच्चे जो छात्र आए थे उस कार्यक्रम को देखने के लिए, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं समझता हूं कि तकरीबन 20 मिनट तक उन्होंने उन छात्रों से बातचीत की और नेताजी के बारे में समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। और जब प्रधानमंत्री केंद्रीय कक्ष से रवाना हो रहे थे तो उन्होंने जय हिंद के नारे जो है उन छात्रों से लगवाया और वो छात्र जो थे वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नजर आ रहे थे। उनके अंदर वो जज्बा जो नेताजी सुभाष चंद्र का जज्बा था अपने देश के लिए, जो वो आजादी के दीवाने थे, उस रूप में हम कह सकते हैं कि आज की पीढ़ी को पीएम मोदी ने बताने की कोशिश की, उनके बारे में जानने समझने की कोशिश की। और जब वो निकले तो जय हिंद के नारे लगाकर
तब प्रधानमंत्री वहां से बाहर निकले। और उस वक्त मैं वहां मौजूद था, मैंने देखा कि छात्रों के चेहरे की जो खुशी थी वो बिल्कुल देखने लायक थी कि छात्र एक तो प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर गदगद थे, वहीं नेताजी के बारे में उनको जानने समझने का मौका मिल रहा था जो उन्हें बिल्कुल रोमांचित कर रहा था। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास राजेश, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, देश के इस महान सपूत को जो वस्तुतः जो असलियत में देश के आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री थे, 75 साल लगभग वो एक तरह से मैं कह सकता हूं एक तरह से गुमनाम रहे। अगर छोटे मोटे संस्थान के कहीं पर नाम रख दिए तो आप इतने बड़े कद के लिए आप क्या कहेंगे, गुमनाम ही कहेंगे। और आज़ाद हिंद फौज के बारे में तो क्या क्या उनके जो सेनानी हैं आज़ाद हिंद फौज की, उनके सेनानियों के बारे में तो कैसी कैसी बातें आती हैं, कितना गुमनाम रखा गया। खैर उसको छोड़िए, फिलहाल ये बताइए कि अब नेताजी जो हमारे देश के सच में पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने पहली बार तिरंगा फहराया था प्रधानमंत्री के तौर पर, अब जाकर वो समय आया है अपने इस महान सपूत को, इस महान नायक को उचित स्थान देने का। लाल जी, जब आप कहते रहे हैं और या हम लोग एक स्लोगन को याद रखा है सुभाष चंद्र बोस का कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इससे आगे भी वो कहते थे जी, वो कहते थे कि तुम्हारी सिर्फ एक इच्छा होनी चाहिए, वो मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। अमर बलिदानी की जब आप बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस से इतना बड़ा बलिदानी और कौन हो सकता है जो सिर्फ मरने की इच्छा करते थे। और उसी मरने की इच्छा से साथ में जब उन्होंने पहली बार 1943 में, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया, और उसके बाद उन्होंने एक प्रांतीय सरकार भी बनाया था। और वो सरकार के जब 75वां साल था जी, उस 75वां साल का जो अभी विजुअल दिखा रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किले में अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के उस आज़ाद हिंद सरकार की 75वें सालगिरह मनाया था। देश शायद भूल गया हो या उसे हमें याद रखना चाहिए कि आज़ाद हिंद फौज के जो आज़ाद हिंद की जो सरकार थी उसके 75वें वर्षगांठ पे लाल किले में इस देश ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को तिरंगा फहराते हुए देखा था। वो 15 अगस्त के बाद एक अलग कार्यक्रम भी हुआ था जी। तो ये इसलिए था कि हम जिस गुमनामी में सुभाष चंद्र बोस को, अपने नेताजी को धकेल दिए, क्या ये देश कभी इस चीज को माफ कर पाएगा? क्या नेताजी के प्रति देश की कृतज्ञता क्या यही बस थी कि नेताजी गुम हो गए और उसके बाद पता नहीं चला कि नेताजी कहाँ चले गए? ये जो कृतज्ञता है वो कृतज्ञता 2014 के आने के बाद, अब 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका एलानिया तौर पे जब आजाद हिंद सरकार की उसके 75वीं वर्षगांठ पे लाल किले से झंडा फहराया, तो देश ने एक बार फिर अपने नेताजी, अपने सुभाष चंद्र बोस को याद किया था। अब इसके बाद तो पराक्रम दिवस 2021 की है और आज देश हर 23 जनवरी को उनके जन्म जयंती पर ये उत्सव मनाता है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि ये देश, जब पीएम मोदी कहते हैं इंडिया फर्स्ट और देश प्रथम की बात कहते हैं, तो वो सीधे सीधे अपने सुभाष चंद्र बोस के प्रति कृतज्ञता है जी, जिसमें देश के लिए मरने का जो एक संकल्प है, जिसमें वो संकल्प होता है कि अगर तुम्हारी एक इच्छा होनी चाहिए, वो इच्छा मरने की होनी चाहिए ताकि भारत जी सके। और ऐसा नेता तो शायद हमारे बीच में नहीं है, वो सिर्फ सुभाष जी हैं जिसके आदर्श को लेके हम इंडिया फर्स्ट कहते हैं। बिल्कुल, इंडिया फर्स्ट कहते हैं उस आदर्श को लेकर के, और इसीलिए बड़ी संख्या में देशवासी उसी कर्तव्य पथ पर, क्योंकि मैं अभी उधर से ही होकर आया हूं, तो मैंने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ वहां कर्तव्य पथ पर नेताजी के प्रतिमा के सामने इकट्ठी थी। और राजेश राज वहीं पर खड़े हैं। राजेश, किस तरह से आम जन, क्योंकि वो आम लोगों के नेता थे, आम लोगों के हृदय में बचपन से मुझे लगता है जब हम बड़े होते हैं ना, तो नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, उन आम लोगों के मन में नेताजी के प्रति कैसी श्रद्धा आप देख रहे हैं राजेश आज? देखिए, आज की जो पीढ़ी है वो आज की पीढ़ी हम कह सकते हैं, आपने जैसे कहा कि 75 साल बाद उनको सम्मान मिला। वाकई अगर उनकी प्रतिमा यहाँ नहीं लगाई जाती कर्तव्य पथ पर, या उनके नाम पर बहुत सारे कार्य जो है वो नहीं किए जाते, तो निश्चित तौर पर वो गुमनामी के एक नायक थे। एक हम कह सकते हैं कि वो पर्दे के पीछे के नायक बनते जा रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से वर्तमान मोदी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान दिया है, उनके जो
कर्तव्य है, उनके जो कार्य हैं उसको लोगों से रूबरू कराया है। इसके बाद आज की पीढ़ी नेताजी को समझ रही है और वाकई आजाद हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आजादी से पहले भी सुभाष चंद्र बोस एकमात्र ऐसे नायक थे जो नेताजी कहलाए। वाकई सांसद, विधायक या मंत्री हर कोई हो सकता है, लेकिन लीडर बहुत कम लोग होते हैं और यह खिताब सिर्फ और सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हासिल है, जो दिखाता है कि वो कितने बड़े पराक्रमी थे। और शायद यही वजह है कि इस सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस का नाम दिया, क्योंकि वो न डरे, न झुके, न रुके। वो लगातार चलते रहे और अंग्रेजों की नींव हिलाते रहे। अंग्रेजों की जो नींव वो हिलाते रहे, उनकी उस जो उनका कारनामा रहा, उसको आज की पीढ़ी अब याद कर रही है और ये प्रेरणा ले रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की पीढ़ी में जो आज के माँ बाप हैं वो अपने पुत्र का नाम, जिस तरह एक जमाने में राम और कृष्ण रखने की परंपरा रही है, उसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर भी लोगों को अपने बच्चों का नाम रखना चाहिए, ताकि आज की पीढ़ी को पता चले कि वो आजाद भारत ही नहीं बल्कि आजादी के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया और अपने जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों से वो लड़ते रहे। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। विनोद जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे दर्शकों में से भी बहुत सारे लोग और खुद हम लोग भी, हमने जब पढ़ाई की तो हमने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर तो कोई और नाम पढ़ा था, ये बात सच है, हमारे दर्शकों ने भी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री, आज़ाद देश के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। हालांकि पिछली बार अपने बातचीत में बहुत कुछ बोला है, लेकिन मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा और विस्तार से बता दीजिए कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम लोग नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस जी को देश का, आजाद देश का पहला प्रधानमंत्री कहते हैं। लाल जी, आज जो आप अपने लाइन दे रखा है इसका स्लग, जो धैर्य और साहस के प्रतीक सुभाष चंद्र बोस, तो इस साहस और धैर्य के प्रतीक जो सुभाष चंद्र बोस हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी कह रहे थे, तो इसका एक जस्ट आप ये देखिए कि क्यों देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नेताजी को याद करते हैं जी। तो नेताजी कहते थे, आजादी मांग के नहीं ली जाती, आजादी छीनी जाती है। तो वो पूरे के पूरे जो अभी तक स्वतंत्रता संग्राम के जिस बात को लेके एक लड़ाई चल रही थी, उसमें एक जोश भरने वाला, बिल्कुल, कि हम अंग्रेज के साथ सामने में अगर मांगते ही रह जाएंगे तो ये आजादी हमें कभी नहीं मिलेगी। ये सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने धारा बदल दी और उन्होंने कहा कि आजादी छीन के हासिल की जाती है, तो वो आजाद हिंद फौज बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध में आपको याद होगा कि दूसरे युद्ध में हम लोगों ने पढ़ा है कि बर्मा में कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। जी जी। और वो एक फौज को आप इस तरह से देखिए, बाद में उसका हश्र क्या हुआ और किस तरह से इतिहास के पन्नों में खो गई वो सारी चीजें। लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि अंग्रेजों को पहली बार उन्होंने एक अपनी प्रांतीय सरकार बना के, सिंगापुर में अपनी प्रांतीय सरकार बनाने के साथ में उन्होंने दिखा दिया कि हम भारत की सरकार बनाने के काबिल हैं और ये हम आपसे मांगने नहीं जाएंगे जी। और इसलिए ये आप इसको प्रथम प्रधानमंत्री की बात आप करते हैं कि उन्होंने 1943 में जो पहली सरकार का गठन किया था, आजाद हिंद सरकार का गठन किया था, उसके प्रधानमंत्री खुद सुभाष बाबू थे जी। और सुभाष बाबू का वो प्राइम मिनिस्टर बनना देश के लिए पहला प्रधानमंत्री का आप कह सकते हैं कि ये गौरव करने वाला होगा। बिल्कुल, इंडिया के गवर्नमेंट का जो ब्रिटिश क्राउन के साथ में था, उसके पैरेलल में सुभाष चंद्र बोस ने अपने इस संकल्प को कि आजादी मांग के नहीं मिलती है, आजादी छीनी जाती है, और उन्होंने एक सरकार का गठन किया और हमारे पहले प्रधानमंत्री होने का हमें ये कम से कम एक रुतबा दिया, जो हम आप दूसरे इतिहास के पन्ने में खो जाए ये अलग बात है, लेकिन हम सम्मान के साथ कहते हैं कि वो देश के वो हमारे पहले प्रधानमंत्री। और ये भी कि ऐसा नहीं था कुछ कि निर्वासित सरकार के तौर पर बना लिया। नेताजी की आजाद हिंद फौज ने पूर्वोत्तर में और अंडमान निकोबार, जो आज दोनों हिस्से हैं हमारे देश के, वहां पर उन्होंने अंग्रेजों से जमीन लड़ाई करके छीनी थी और वहां तिरंगा फहराया था। इसलिए हम उनको कहते हैं देश का पहला प्रधानमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जुड़ने के लिए। और विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि दिल्ली का जो दिलचस्प मुकाबला है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं दिल्ली के सियासी संग्राम की, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शुरुआती हिचक के बाद कांग्रेस अब ताल ठोक करके मैदान में आ गई। आपका पाप, ये स्लोगन दिया है। आपका पाप स्लोगन के साथ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली फतेह की कोशिश की है, लेकिन गठबंधन की सियासत के कारण यह तय नहीं हो पा रहा है कि ये फ्रेंडली मैच है, नूरा कुश्ती, या फिर पार्टी वाकई जीत के लिए गंभीर है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने कल सदर बाजार में राहुल गांधी की रैली को लेकर जबरदस्त तैयारी की थी। भारी भीड़ इकट्ठा होने का दावा भी किया गया था, लेकिन शाम में पार्टी अध्यक्ष ने बताया कि अस्वस्थ होने के कारण राहुल जी नहीं आएंगे। आपको याद होगा, नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे संदीप दीक्षित के लिए राहुल गांधी कुछ दिन पहले पदयात्रा करने वाले थे। बड़े बड़े पोस्टर लगाकर पूरी तैयारी हुई थी, लेकिन उस बार भी ऐन वक्त पर यह पदयात्रा कैंसिल हो गई थी। उधर केजरीवाल ये जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। संजय सिंह और सीएम आतिशी ने कांग्रेस उम्मीदवारों को बीजेपी फंडिंग का भी आरोप लगाया था। यह अलग बात है कि अब संदीप दीक्षित ने उन पर 100 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा ठोक दिया है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि केजरीवाल वाकई कांग्रेस की मजबूती से परेशान है क्या? कुछ महीने पहले तक केजरीवाल ये घूम घूम कर कह रहे थे कि दिल्ली में तो कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसे तो मैदान में आने का उसके कोई मतलब ही नहीं है। अब कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी मिलकर मुझे हरा रही है, दोनों मिलकर, सब मिले हुए जी। जानकार मानते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके में कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को जबरदस्त टक्कर दे रही है। राहुल गांधी ने फोकस भी उन्हीं इलाकों में किया है। केजरीवाल किसी भी सूरत में मुस्लिम वोट में डिवीजन नहीं चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अपनी वजूद तलाश रही है, वो अपनी कोशिश कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में 4% वोट शेयर में सिमटी कांग्रेस, अब अपना शेयर मांग रही है इस बार। लेकिन केजरीवाल कांग्रेस को सीट देने के लिए तैयार नहीं हुए। 2013 से अपनी सियासत की शुरुआत करने वाले केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोपों को ही बनाया था पहला मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा। पहला चुनाव तो कांग्रेस नेता स्वर्गीय शीला दीक्षित के खिलाफ आरोप लगाकर जीत लिया उन्होंने। इस बार कांग्रेस पार्टी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर ही चुनाव जीतना चाहती है, पलटवार जैसे को तैसा। कांग्रेस नेता अजय माकन ने सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर केजरीवाल पर 382 करोड़ रुपए लूट करने का आरोप लगाया। उधर बीजेपी शीश महल घोटाले के साथ दर्जनों घोटाले की सूची लोगों के सामने रखी रही है। आज से दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी भी धुआंधार रैलियां हो रही हैं। अगले कुछ दिनों से पीएम मोदी सहित अन्य स्टार प्रचारकों की रैली भी दिल्ली में होनी है। लेकिन बड़ा सवाल राहुल गांधी को लेकर है कि क्या वो गठबंधन धर्म निभाते हुए दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं को निराश करेंगे, या फिर सब्र करेंगे कि दिल्ली अभी दूर है और सिर्फ इस बार ऊपर इस तरह के कार्यक्रम रखेंगे और फिर कैंसिल कर देंगे। तो ये चीजें तो देखनी पड़ रही है। दूसरा बड़ा कार्यक्रम जो कैंसिल किया है, राहुल गांधी की तरफ से कैंसिल किया गया है। इस बीच नई दिल्ली सीट से भाजपा के प्रत्याशी परवेश वर्मा ने चुनाव में आप संयोजक केजरीवाल की जमानत जब्त होने का दावा कर दिया। सुनिए। कि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, ना तो कोई डेवलपमेंट का मुद्दा है। 11 साल में उन्होंने किया वो काम तो दिखाते नहीं है, केवल ये उल्टे सीधे मजाक करते रहना, दिल्ली की जनता को मजाक बनाकर रख दिया है। देखिए, लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और मैं तो यही कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली नई दिल्ली विधानसभा से। लेकिन भविष्यवाणी और दावा करने में आम आदमी पार्टी कैसे पीछे रह सकती है? नेता उनके संजय सिंह ने चुनाव में भाजपा के बुरी तरह से हारने की भविष्यवाणी कर दी। कोई माहौल नहीं बनना है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही दिल्ली में। इनका सफाया होगा, पता नहीं चलेगा कहां चले गए लोग। वहीं कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने भाजपा और आप दोनों को घेरा और कहा कि दोनों पार्टियों के लिए जनता में इस बार जबरदस्त गुस्सा है।
महंगाई और बेरोजगारी को भी लेकर कोई राहत इन्होंने नहीं दी। दोनों के प्रति लोगों में गुस्सा है और लोगों के गुस्से का सामना जरूर करना पड़ रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को। उधर कांग्रेस चुनाव प्रचार से स्टार प्रचारक राहुल गांधी के लगातार नदारद होने की खबर सुर्खियों में है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, पार्टी ने अंतिम वक्त में उनके अस्वस्थ होने का हवाला दिया। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी की विशाल जनसभा यहाँ पर सदर में प्रायोजित थी, प्रस्तावित थी। एक अच्छा यहाँ पर गैदरिंग हुई, लोग आए, लोग माननीय राहुल गांधी जी को सुनना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से डॉक्टर्स ने बिल्कुल एडवाइस किया कि वो बोल नहीं पाएंगे और इस वजह से उनको जो आना था वो कैंसिल हुआ। पहले पद यात्रा कैंसिल हुई थी, अब रैली कैंसिल हुई है। संयोग है या प्रयोग है, सवाल तो उठेगा। लेकिन कैसा है मुकाबला दिल्ली का, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अमित खरखरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत अमित जी। साथ में राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के पक्ष में बड़ी मजबूती से बात रखने वाले। राहुल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं ही। मैं विनोद जी के जरिए जरा चर्चा को विस्तार करता हूँ। पहले तो वही चीज़ मैं जानना चाहूँगा, महज संयोग है या प्रयोग है? पहले पदयात्रा कैंसिल हुई, फिर राहुल जी की रैली कैंसिल हुई, क्या कहीं ना कहीं अभी भी दुविधा है, हिचक है कांग्रेस के मन में? विनोद जी। लाल जी, कांग्रेस के मन में क्या हिचक है ये तो समझना मुश्किल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मन में थोड़ी परेशानी जरूर उठी है। ये परेशानी इसलिए भी उठी है कि जब अरविंद केजरीवाल आज से ये कहना शुरू कर दिए हैं कि ये बीजेपी और कांग्रेस का ये फ्रेंडली मैच हो रहा है, तो ये जानना जरूरी है कि फिर अब तक जब ये कांग्रेस को ये लगातार ये बता रहे थे केजरीवाल हर सभाओं में, हर जगह पे, कि दिल्ली में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, तो फिर कांग्रेस से डर कैसा? अगर कांग्रेस से डरना नहीं तो किसी के साथ भी जाए उनको क्या फर्क पड़ता है? सही बात है। लेकिन अगर वो परेशान है तो इसके पीछे कारण है, और कारण ये है कि दिल्ली में वाकई में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त अपनी तैयारी की है। दिल्ली प्रदेश की बात कर रहा हूँ, और प्रदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपने अजय माकन का पहले दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे केजरीवाल पे अटैक करते करते अपने आला कमान को भी घेरा कि पहली बार चीफ मिनिस्टर बना के उन्होंने सार्वजनिक रूप से गलती मानी कि सीएम कई पहली बार बनाने वाले भी तो कांग्रेस पार्टी ही थी। तो उसके बाद के लिए उन्होंने गलती मानी। लेकिन अब सवाल यह है कि राहुल गांधी क्यों असमंजस में है? राहुल गांधी का असमंजस का जो एक कारण जो मैं देखता हूं कि एक उनके सामने में गठबंधन का धर्म है। जो इंडिया गठबंधन के नाते वो जब कहते हैं कि हम पूरे विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के रूप में हम पूरे विपक्ष के नेता हैं जी, लेकिन जब इंडिया गठबंधन के और दब पार्टियां चुनौती देते हुए राज्यों में खड़ी होती है तब फिर वो कहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में अगर वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ में प्रचार करते हैं, सीधे आम आदमी पार्टी के खिलाफ में हमलावर होते हैं, तो इसका इम्पैक्ट उनको लगता है कि फिर उनका क्लेम क्या होगा जब वो कहते हैं कि हम विपक्ष के नेता हैं जी। तो ये दुविधा में भले ही वो हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं लाल जी कि कांग्रेस पार्टी के चाहे वो संदीप दीक्षित हो, अलका लांबा हो या और जो दर्जनों कैंडिडेट है, वो आज की तारीख में इस हैसियत में है कि आम आदमी पार्टी को कई सीटों पे डिफीट दे सकते हैं। बिल्कुल। और ये घबराहट शायद बीजेपी से भी ज्यादा वहां आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को है कि शायद कांग्रेस उसका जो वोट बैंक है उसमें कहीं दरका तो देने में कामयाब हो रही है। और अगर ये कुछ सीटों पर, कुछ दर्जन सीटों पर ऐसा हो गया तो फिर तो मुझे लगता है कि कुछ खेल हो सकता है, बहुत बड़ा खेल हो सकता है। खैर राहुल लाल जी, एक दुविधा का जिक्र तो विनोद जी ने किया ही कि भाई किसके नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, पूरे विपक्ष के नेता हैं, क्या हैं? एक तो ये दुविधा। दूसरी दुविधा मैंने देखा अभी जो अजय माकन जी का जिक्र कर रहे थे विनोद जी, करीब करीब 2 हफ्ते पता नहीं कहाँ अजय माकन जी गुमनाम रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन 2 हफ्ते बाद कल फिर से अपीयर हुए थे, सामने आए। 2 हफ्ते पहले आके देशद्रोही कहा था, उसके बाद 2 हफ्ते गायब रहे, अब आए हैं फिर से। लेकिन एक तो ये कि 2 हफ्ते कहाँ वो गायब थे, दूसरा ये राहुल जी की कभी पदयात्रा कैंसिल, कभी रैली कैंसिल। इस दुविधा के साथ काम चलेगा? एक तरफ आपका पाप कह करके आप अटैक भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी चीजें भी सामने आ रही हैं, कैसे कांग्रेस को खोई जमीन मिलेगी? राहुल लाल जी, आप ही कुछ सुझाइए जरा कांग्रेस के लिए। लालचंद जी,
देखिए, सबसे पहली चीज तो कि मैं विनोद जी के कुछ बातों से तो मैं सहमत हूं कि दिल्ली में कांग्रेस की तैयारी बड़ी पुरजोर है और कांग्रेस के प्रति लोगों में रुझान काफी जबरदस्त है और कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ रही है। देखिए, दिल्ली के करोड़ों की जनता को जो है कि यूं ही छोड़ नहीं दिया जाएगा कि आम आदमी पार्टी के वो अन्याय के का वो शिकार बने हुए। आम आदमी पार्टी अगर वो गलत है तो फिर उस गलती का मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस देगी और कांग्रेस दे भी रही है। तो इसलिए कांग्रेस की तैयारी में कमी नहीं। और ये बात देखिए, विनोद जी भी कह रहे हैं, प्राय मैं विनोद जी की बातों से असहमत होता हूं, लेकिन इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। अब देखिए, विनोद जी जो बता रहे हैं कि जो संदेह कि आखिर राहुल गांधी को लेके, मुझे लग रहा है राहुल गांधी को लेके भी ज्यादा शक हुआ कि कोई गुंजाइश की स्थिति नहीं है। और इस तरह से सीलमपुर के रैली में प्रथम रैली उन्होंने किया था और आम आदमी पार्टी के तमाम सच्चाई को उन्होंने जनता के समक्ष रखा था, डंके के चोट पे रखा था। आम आदमी पार्टी 2013 इसीलिए ना राहुल जी, हम लोग जो दुविधा का नाम दे रहे हैं इसीलिए दे रहे हैं कि हाँ, सीलमपुर में अटैक किया था बीजेपी पर भी और आम आदमी पार्टी पर भी। आज आपका पाप नाम से उन्होंने अटैक किया है, लेकिन ये भी तो सच है कि पदयात्रा कैंसिल हुई, रैली कैंसिल हुई। ये भी सच है कि अजय माकन सच में 15 दिन गायब थे। तो इसको कैसे समझा जाए? लालचंद जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी के ऊपर आ रहा हूं कि देखिए, सीलमपुर के बाद उनके 2 कार्यक्रम कैंसिल हुए। अभी दिल्ली के चुनाव 5 फरवरी को हैं, तो यहाँ पे अभी शुरुआती स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने अपने कार्यक्रम अगर जो है कि वो सस्पेंड किए, तो इसका मतलब ये तो कहीं से मतलब नहीं है कि वो आगे चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। अच्छा, थोड़ी देर के लिए उनका स्वास्थ्य वाला मान लेते हैं। अजय माकन 15 दिन कहां थे, ये बताइए। लालचंद जी, देखिए, अजय माकन को लेके क्या कहा जा रहा था, मैं आपको फिर से आपके साथ पहले भी डिबेट में रहा हूं अजय जी। ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगे केजरीवाल जी की तरफ से और तमाम आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रहा कि वो अपना बयान वापस 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था। ये बात सच है, आप सही कह रहे हैं। और आपने ये भी कहा था कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाए। अल्टीमेटम क्या था? इंडिया अलायंस से नहीं तो कांग्रेस को बाहर कर दिया जाए। वो उन्होंने दूसरी तरह से एक तरह से किया, इधर से ना पकड़ के घुमा के पकड़ा। ज्यादातर जो इंडी गठबंधन के दल हैं उनका उन्होंने मौखिक समर्थन ले लिया। लोगों ने उनके समर्थन में बयान दे दिया। अखिलेश यादव जी की पार्टी ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने, तेजस्वी यादव जी की पार्टी ने, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने। देखिए, जिन तमाम पार्टियों ने समर्थन देने की घोषणा की है, उन तमाम पार्टियों का दिल्ली में जनाधार कितना है? तो ये सवाल तो ये है ना कि वो देखिए, वो केवल वो बयानबाजी तक का मामला है। उनके समर्थन मिलने ना मिलने से दिल्ली के राजनीति में कोई चीज बदलनी नहीं है। लालचंद जी, दिल्ली देखिए, राहुल गांधी बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। आपको याद है, लोकसभा चुनाव के दरमियान भी सवाल आप लोग पूछते थे कि भाई दिल्ली में समझौता है और पंजाब में समझौता नहीं है। मुझे उस समय मैं कह रहा था कि दिल्ली का समझौता भी आम आदमी पार्टी को इंडिया अलायंस में शामिल नहीं करना चाहिए था, वो एक गलत कदम था। तो फिर भी चलिए, उन्होंने दिल्ली में समझौता किया। वो भी आपने सही कहा कि सिर्फ 4, 5, 6 महीने के आसपास हुए होंगे, मुझे लगता है। अभी 6 महीने पहले तो कांग्रेस की गाड़ी में, अपनी गाड़ी में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बिठा करके कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करवा रही थी कांग्रेस। चलिए, मैं लौटता हूं। मुझे जरा अमित गडकरी जी को शामिल करने दीजिए। बस एक वाक्य लालचंद जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, पंजाब में आपने देखा कांग्रेस मजबूती से आम आदमी पार्टी के विरुद्ध लड़ी और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भी कितनी शिकस्त की स्थिति खोनी पड़ी। वो स्थितियां दिल्ली में भी आने वाली है लालचंद जी, और कांग्रेस के मंशा पर शक करने की कोई गुंजाइश कहीं से नहीं। स्थिति तो तब आएगी ना जब दिल्ली के नेताओं को, दिल्ली कांग्रेस को उनके सामने चारा बना करके कांग्रेस ना डाले। अमित जी आपकी एंट्री। अमित जी बताइए, वो तो अब कांग्रेस पार्टी भी आपका पाप वगैरह करके अटैक कर ही रही है। भ्रष्टाचार का मुद्दा तो सबसे पहले आपने उठाया था, जाहिर सी बात है। अब कांग्रेस भी उसमें शेयर चाहती है आपके इस मुद्दे में। आपके मुद्दे का अब जोर क्या रहेगा? और इन दोनों से जब ये दोनों चाहे कहीं पर लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या पता कहीं पर मिले हुए भी नजर आए दुविधा के चलते, इसमें भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या रहेगी अमित जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पूरी तरह स्पष्ट है। इंडी गठबंधन जो है बिखर रहा है और ये वही अरविंद केजरीवाल है जो शीला दीक्षित पर आरोप लगाकर शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के सबूत लेकर घूम रहे थे और आज वो सबूत कहां चले गए हैं। तो पूरी तरह ये इनका फ्रेंडली मैच होता है और जहां इनको लगता है अलग रहना चाहिए वहां अलग रहते हैं, जहां इनको लगता है कि फायदा हो रहा है मिलने में तो वहां मिल जाते हैं। तो आज दोनों अप्रासंगिक हो चुके हैं दिल्ली की राजनीति में। निश्चित रूप से
दिल्ली की राजनीति में एक स्वच्छता की शुरुआत दिल्ली चाहती है, दिल्ली के लोग चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और बहुत बेहतरीन ढंग से दिल्ली वालों ने समझ लिया है कि 10 साल का कुशासन क्या रहा है। 10 साल तक कांग्रेस सोती रही, एक शब्द कांग्रेस नहीं बोली केजरीवाल के खिलाफ, और पहली सरकार खुद कांग्रेस कह रही है हम लोगों ने बनवाई। तो पूरी तरह स्पष्टता से दिल्ली वालों को दिख रहा है कि किस प्रकार का झूठ और प्रपंच का खेल इन 10 सालों में खेला गया, और कांग्रेस पूरी तरह मूक दर्शक के रूप में बनी रही। तो आज इनके जो पाप हैं लोगों के सामने खुलकर आ चुके हैं। और राहुल गांधी जी के बारे में क्या टिप्पणी करूं, राजनीति को लेकर वो कितना ज्यादा जागरूक है सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी आपका तरह अटैक, आपकी तरफ से अटैक ज्यादा किसके ऊपर रहेगा? क्योंकि आप भी बोलेंगे तो वही बात की ये दोनों भी मिले हुए हैं, लेकिन आप अटैक किसके ऊपर ज्यादा कीजिएगा? सरकार आम आदमी पार्टी की है, और 10 साल में दिल्ली को बर्बाद करने में आम आदमी पार्टी ने कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि हमें एमसीडी और दे दीजिए, और एमसीडी आएगी तो हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। आज पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई है। मुझे वो नारा याद है, एमसीडी में भी केजरीवाल, वो याद है मुझे नारा। और आज पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई है। आप चाहे किसी गली मोहल्ले में निकल जाइए, आप द्वारका चले जाइए, आप पूर्वी दिल्ली चले जाइए, आप पश्चिमी दिल्ली चले जाइए, आप नॉर्थ दिल्ली चलिए, हर जगह नए कूड़े के पहाड़ पैदा हो रहे हैं। मेरे पास कल ही कुछ टीचर्स का फोन आया कि दिसंबर की सैलरी अब तक नहीं मिली है। ठीक है, कर्मचारियों के पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनके जो एरियर्स है वो नहीं मिल पा रहे हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। दिल्ली का बजट 40 साल में पहली बार ऐसा है कि वो गड़बड़ाया है और कर्ज की जरूरत महसूस हुई है। मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, दिल्ली के मुद्दे को अगर समझा जाए, देखिए मुकाबला तो हो गया कि ये लग रहा है कि देखिए कांग्रेस के मन में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ हिचक तो है। भले राहुल लाल जी जितनी सफाई दे दें, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कुछ हिचक है। लेकिन मुद्दे को लेकर के अगर देखा जाए तो दिल्ली में मुद्दे क्या लगता है आपको? भ्रष्टाचार का मुद्दा, फ्रीबी का मुद्दा, सनातन का मुद्दा, तमाम प्रधानमंत्री लगातार आपदा कह रहे हैं कि ये तो इन्होंने आपदा ला दिया, उधर से वो कहते हैं नहीं ये तो गालीबाज पार्टी है। तो ये मुद्दे दिल्ली में इस बार आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे प्रभावी रहेंगे? लाल जी, मैं दिल्ली के मुद्दे पे बात करूं से पहले मैं कुछ मुद्दे राहुल लाल जी को के लिए देता हूं। दे दीजिए। राहुल लाल जी कांग्रेस के बहुत, आप ये कह सकते हैं कि कट्टर समर्थक माने जाते हैं। कह सकते हैं पॉजिटिव सेंस में, लेकिन पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में कट्टर समर्थक। तो राहुल लाल जी, ये पॉसिबिलिटीज भी बन रही है कि अगर ये ट्रेंगुलर फाइट में इस तरह की कोई अगर संभावना बनती है कि मिलीजुली सरकार दिल्ली में हो, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपनी इस संभावना को बना के रखना चाहती है। रखेगी। जब बच्चों की कसम तोड़ दी थी तो संभावना क्यों नहीं होने थे? बच्चों की कसम तोड़ दी थी विनोद जी। देखिए, ये पॉसिबिलिटीज तो है। ये पॉसिबिलिटीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको बता रहा हूं कि आप इस पे अपना एक्सपर्ट कमेंट दे सकते हैं कि दिल्ली में खुद अरविंद केजरीवाल अभी नई दिल्ली सीट से, और वहां अतिशी सीएम अतिशी जो है वो कालका जी सीट से, वो बुरी तरह से घिरी हुई है जी। और कोई बड़ी बात नहीं है जो अभी आप हम लोग परवेश वर्मा का सुन रहे थे कि केजरीवाल बड़ी तरह से हार रहे हैं, तो ये एक घबराहट तो केजरीवाल में दिख रहा है। अच्छा, अगर राहुल उनके बयानों से, हाँ ये बात सही है। राहुल गांधी की अगर पदयात्रा संदीप दीक्षित के लिए नहीं होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई यही अलायंस का फॉर्मूला है। तो ये अलायंस के फार्मूले में तो लोग अपने मुद्दे तो जरूर ढूंढेंगे कि आखिर दिल्ली में आप क्या पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। ये बात तय है कि आम आदमी पार्टी का चाहे जितना भी फ्रीबी का एजेंडा का जोड़ हो, हर दिन केजरीवाल एक नया एजेंडा लेके आते हैं, हर दिन एक नई योजना को लेके है। आज उन्होंने घोषणा की है कि हम 5 साल इस बार सरकार में आएंगे तो 5 साल में हम दिल्ली में एक भी बेरोजगार नहीं रहने देंगे। ओहो। तो हर दिन के लिए उनके पास एक नई स्लिप है, वो जनता को स्लिप देते रहेंगे कि भैया ये ले लो आज का ये। तो अब सवाल है कि ये स्थिति तो सारे लोग, सारी पार्टियां जानती है। अगर इस स्थिति में ये बात देख ले कि ये मिलीजुली सरकार की संभावना बनती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में होगी? इसलिए वो तलखियां ज्यादा बढ़ाने के बजाय वो एक हद तक ही लड़ने के लिए तैयार है। नंबर 1 रीजन है। नंबर 2 कि आपका आम आदमी कांग्रेस पार्टी का तो हमेशा एक संकल्प रहा है कि हमको बीजेपी को रोकना है। बिल्कुल। आपने सरकार बनाना या अपने अस्तित्व खोजने से ज्यादा आपकी चिंता कांग्रेस पार्टी की रहती है कि हमें बीजेपी को रोकना है। और बीजेपी को रोकते रोकते आप उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक
खत्म हो गए, साफ हो गए, बिल्कुल। आपका कहीं अस्तित्व नहीं रह गया। ये दिल्ली में भी आपने यही एक्सपेरिमेंट किया 2013 में कि हमें बीजेपी को रोकना है और आप 4% पर सिमट गए जी। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी में ये रियलाइजेशन जग रही है, जो वहां लोकल लीडर है वो इस बात के लिए मानते हैं कि हम जब तक लड़ाई में नहीं होंगे तब तक हम वोट शेयर कैसे बढ़ाएंगे? बिल्कुल और सही जब आप इस बात के लिए बीजेपी को रोकने के लिए सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर कांग्रेस को इसी तरह की मिलीजुली सरकार की संभावना तलाशनी होगी जो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी तलाश रहे हैं। और उसके लिए जाहिर सी बात है कि थोड़ा सॉफ्ट भी रहना पड़ेगा, थोड़े और आगे चल के कुछ और कार्यक्रम कैंसिल हो सकते हैं। मैं राहुल लाल जी आप ही के पास तो आ रहा हूँ, आप ही के पास मैं आ रहा हूँ कि ये तो वैसे तो कहा जाता है कि भस्म अंकुर, यानी भस्म से भी अंकुर फूट सकता है, ठीक है, लेकिन 4% वोट से मीटर को ऊपर उठाना है तो बड़ा चुनौतीपूर्ण राहुल लाल जी। और उसमें ऐसी दुविधा से तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कारगर फिर ये बात होगी नहीं। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी एक दरवाज़ा खोल करके रखना चाहती है, जो विनोद जी कह रहे हैं कि भाई इतना सा दरवाज़ा खुला, हालांकि देखिए दरवाज़ा बंद भी रहे तब भी जब बच्चों का कसम तोड़ करके आ जा सकता है तो दरवाजे बंद रहने पर भी वो मिला लेंगे हाथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की दुविधा की वजह यही है कि आगे चल करके पोस्ट पोल चुनाव के बाद हो सकता है कि हाथ मिलाना पड़ जाए? लालचंद जी, आम आदमी पार्टी की वो दुर्गति होनी है कि पोस्ट पोल ऐसी स्थितियां आनी ही नहीं है जो दिल्ली की परिस्थितियां नजर आ रही हैं इस समय। जनता 10 वर्षों के आम आदमी पार्टी के कुशासन से परेशान है और जनता ने यह भी चीज देखा है। आप देखिए ना, हरियाणा के चुनाव को देखिए, वहां पे लोगों ने यह भी चीज देखा, दिल्ली के बगल का प्रदेश है, 9 सीटें कम से कम ऐसी हैं लालचंद जी जहां पे कि भारतीय जनता पार्टी के हार के जो कांग्रेस हारी है बीजेपी से, उससे ज्यादा मार्जिन आम आदमी पार्टी के लोग लेके आए हैं। तो अगर मान लीजिए वो खड़े अलग से नहीं होते तो वो जो आम आदमी पार्टी बी टीम का आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, इस देश में कौन मानेगा कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के बी टीम और आपस में मित्रतापूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं? ये कोई नहीं मानेगा और ये तो कोई बच्चा भी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन ऐसे कई उदाहरण दिख जाते हैं और हरियाणा चुनाव इसका ज्वलंत उदाहरण है जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करते हुए दिखी है। तो इसलिए कांग्रेस काफी क्लियरिटी के साथ अपने मामले पे है। देखिए दिल्ली का शराब घोटाला, लेकिन आम आदमी पार्टी ने राहुल जी आम आदमी पार्टी ने तो इतने इस मामले में इतनी दूर तक वो गई, बोला कि वो बीजेपी पैसे दे रहे हैं, संदीप दीक्षित पैसे लेके लड़ रहे हैं, बोला कि एकदम जी वो वहां से पैसे उठा रहे हैं, पैसे उठा के लड़ रहे हैं, उनके पैसे पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये इस तरह से आम आदमी पार्टी ने इस चीज का आरोप लगाया। लेकिन आप जो दावा कर रहे हैं, आपके दावे से तो ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अब अगर और आप दावा करेंगे तो मैं कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट आपसे पूछ लूंगा, ये भी बता दीजिए कांग्रेस की तरफ से चीफ मिनिस्टर कौन होंगे फिर? नहीं लालचंद जी, देखिए हवाई बातें करने से क्या ही लाभ है। मैं तो ये चीज बता रहा हूं दिल्ली की परिस्थितियां क्या है इसमें। देखिए दिल्ली में अगर 2013 में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस को समर्थन नहीं देना चाहिए, ये तो देखिए कांग्रेस के सभी लोग पब्लिकली स्वीकार कर रहे हैं, वो एक गड़बड़ी थी और उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को भी हुआ और दिल्ली की जनता को भी हुआ। हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से फ्रीबीज का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्रीबीज के साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप समझौता नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि क्या कहते हैं कि दिल्ली में इतने क्लासरूम बन गए, वो ये बोलने की हिम्मत नहीं रखता है कि दिल्ली में कितने स्कूल बने, कितने कॉलेज बने, वो क्लासरूम तक सीमित रह जाते हैं। मुझे अमित जी के पास अब जाना। ठीक है अमित जी, आपके लिए अमित जी चुनौती थोड़ी ज्यादा बड़ी इसलिए हो जाती है, देखिए कि भाई आप तो 36 सीट से अगर एक सीट भी कम रह गए ना तो आपकी सरकार फिर ये लोग बनने नहीं देंगे, ये तो साफ है। ठीक है, 36 अगर आप 34-35 पर भी अटक गए तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। हमने देखा है 2013 में यही तो हुआ था, आपकी 32-33 सीटें थी, इनकी 28 सीटें थी आम आदमी पार्टी की, बच्चों की कसम तोड़ी, हाथ मिलाया, सरकार बना ली, आप विपक्ष में रह गए। तो आपके लिए तो चुनौती ज्यादा बड़ी है। अमित जी, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी कि कम से कम आपको इतनी सीटें आ जाएं कि आपकी सरकार बन पाए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट तो आपने भी नहीं दिया है, नहीं बताया लोगों को। देखिए लालचंद जी, भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बिल्कुल स्पष्ट है, कमल का फूल इन्हीं विधायकों में से चुन के आएगा चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, ये तो बहुत स्पष्ट सी बात है। दूसरी बात, 32 वाली स्थिति इस बार आनी ही नहीं है, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ पाती। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और एक बड़ा करिश्मा आप देखेंगे, आतिशी भी हार रही है, अरविंद केजरीवाल भी हारे। आज आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, दोनों ये चुनाव हार रहे हैं, परवेश वर्मा जी
और रमेश भिदोड़ी जी बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बेहतर उन लोगों ने काम किया है, डोर टू डोर जाने का काम किया है, और उन चुनाव को मैं नजदीकी से देख रहा हूं। फिर तो इससे उन्हीं के आरोपों को बल मिलेगा कि ये दोनों मिलकर मुझे हरा रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी वाले, जो कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह और आतिशी कह रहे हैं। अपने कारनामों की वजह से हार रहे हैं। दिल्ली को जो आपदा में डाल दिया है, जो दर्द दिल्ली को दिया है, उसकी वजह से ये दोनों चुनाव हारने जा रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं 36 सीटों की, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं 40-45 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली। यानी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल जी कुछ ऐड कर रहे हैं, राहुल जी टिप्पणी कीजिए। मैं केवल एक ही चीज कह रहा हूं, अभी भी लालचंद जी आपने भी कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी हो गई है। 40 साल खस्ता हाल है, पहली बार खस्ता हाल है, बिल्कुल खस्ता हालत में है। शीला दीक्षित के, आप लोग देखिए वरिष्ठ पत्रकार है, शीला दीक्षित के कार्यकाल को भी देखा है। बिल्कुल, हमने तो उस दौरान रिपोर्टिंग की है, हमें अच्छी तरह पता है। ये तो दिल्ली वाले स्वीकार करते हैं कि शीला जी बहुत सुनिए ये गोल गोल आप लोग कर रहे हैं। सीधे सीधे मैं ये कह रहा हूं कि जब ये दिल्ली के ये खस्ता हाल की आपके पार्टी को चिंता है, कांग्रेस पार्टी को, तो क्यों ये कंपटीशन में पार्टी खड़ी हुई है कि अगर वो 20-2100 रुपए दे रहे हैं तो आप 2500 देंगे? ये भी बात, आप ये पैसे दे रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी इतने पैसे दे रही है। वो 7 लाख दे रही है तो कांग्रेस पार्टी 25 लाख दे रही है। ये बचदम किम दरिद्रता से बात करते हुए आप जिस बात कर रहे हैं, क्या दिल्ली के, सुनिए तो सही, क्या कांग्रेस पार्टी में इतनी तो कम से कम ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप इस सबसे अलग क्यों नहीं पॉल्यूशन का मुद्दा उठाते हैं, जहरीली हवा का मुद्दा उठा, कूड़े का, क्यों नहीं कूड़े के ढेर का मुद्दा उठा, कि दिल्ली में आम जन जो है 4 महीने किस तरह रहते हैं, ये आपने, हमने, सबने भोगा है। गैस चैम्बर बन जाती है। गैस चैम्बर जैसी दिल्ली में अगर वो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को और पॉल्यूशन की समस्या को मुद्दा पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना पा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप सीधे सीधे उसी फ्रीबी के ट्रैप में हैं। ठीक है, तो वो मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है, बताइए। आप सही कह रहे हैं विनोद जी। देखिए, प्रदूषण के मामले को कांग्रेस ने गंभीरता के साथ उठाया। कांग्रेस ने ये चीज कहा भी, आपको याद होगा, जब पहले प्रदूषण का मामला होता था, मैनिफेस्टो वगैरह में कहीं उस पर गंभीरता से बात ही नहीं। इसका मैं तो लालचंद जी सुन तो लीजिए। इस मामले में मैं कहूंगा कि सारी पार्टियों ने फ्रीबी पर ज्यादा दांव लगा दिया है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, समय कम है। अब अमित जी आप छोटी सी टिप्पणी कर लीजिए, आपके पास नहीं आ पाए। भाई साहब, बिल्कुल लालचंद जी फ्रीबी के ऊपर ध्यान ना देके दिल्ली के पूर्ण विकास के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ध्यान दे रही है। आपने घोषणा नहीं की है अमित जी। है, इन्होंने भी घोषणा की है, इसलिए मैंने सवाल नहीं उठाया। फिलहाल चलिए आज की चर्चा में इतना ही। दिल्ली की सर्दी में सियासी संग्राम की गर्मी है और इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल शुक्रिया अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी जुड़ने के लिए, अमित जी जुड़ने के लिए, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रंगला पंजाब, इसके लिए, इस रंगला पंजाब के लिए कितने पैसे बहाए गए हैं, पहले विपक्ष सवाल पूछता था, अब हाईकोर्ट ने पूछा है, इसी पर करेंगे बात। फिलहाल वक्त ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो, गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो, है ना, आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब हम बात करेंगे पंजाब की, जहां पर विज्ञापनबाज सरकार के ऊपर पहले विपक्ष सवाल उठाता था, अब हाईकोर्ट ने भी उठा दिया है। रंगला पंजाब, इसके जैसे दर्जनों सरकारी विज्ञापन के बीच भगवंत मान सरकार अक्सर विपक्ष के निशाने पर तो रहती ही रहती है, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार से अब विज्ञापन का ब्यौरा मांग लिया है। कोर्ट ने पूछा है कि फोरेंसिक साइंस लैब के लिए पैसे नहीं हैं, फंड की कमी के कारण उपकरण नहीं आ रहे हैं, फिर विज्ञापन पर इतने खर्च कैसे हो जाते हैं। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को पिछले वर्षों में विज्ञापन पर हुए खर्च का पूरा ब्यौरा मांगा है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के लिए नई व्हीकल्स पर खर्च का भी ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है कि केस में इन्वेस्टिगेशन को लेकर अगर फोरेंसिक जांच ही संभव नहीं हो पा रहा तो फिर तो ये तो गंभीर मामला है।
विज्ञापन को लेकर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार का कमोबेश वही रवैया है जो दिल्ली सरकार की हुआ करती थी या है अभी भी। सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल सरकार से विज्ञापन खर्च का ब्यौरा मांगा था, आपको तो याद होगा ही। तब सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी कि आरआरटीएस जैसे आम लोगों की सहूलियत देने वाली योजनाओं के लिए आपके पास पैसे नहीं है, दिल्ली सरकार के पास, केजरीवाल सरकार के पास, तो फिर विज्ञापन पर करोड़ों रुपए कैसे खर्च हो रहे हैं, ये दिल्ली के लिए पूछा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के विपक्ष ने सीएजी रिपोर्ट के हवाले से केजरीवाल के विज्ञापन नीति पर सवाल उठाया है। 28 गुना, यानी योजना पर 1 करोड़ भी नहीं है, विज्ञापन पर 28 करोड़ तक। बिजनेस ब्लास्टर योजना, एक योजना ऐसी थी, आप सरकार ने खर्च किए उस योजना पर 54.08 करोड़ और उसके प्रचार पर 80.02 करोड़। देश के मेंटोर योजना पर खर्च था 1.90 करोड़, यानी 2 करोड़ से भी कम, लेकिन प्रचार पर खर्च हुआ 27.90, यानी 28 करोड़ रुपए उसी पर। पराली योजना का तो और बुरा हाल है, उस पर तो 1 करोड़ भी खर्च नहीं हुए, सिर्फ 77 लाख रुपए खर्च हुए थे और प्रचार पर कर डाला करीब 28 करोड़ रुपए खर्च। तो सवाल यही है कि फ्रीबी स्कीम और विज्ञापन के सहारे सरकार को लोकप्रिय बनाने की कोशिश में अक्सर राज्य मूल मुद्दे और समस्या जो राज्य की है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है, जो पंजाब के साथ हो रहा है, दिल्ली के साथ हो चुका है। तो कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि प्रचार के लिए पंजाब पुलिस की गाड़ियों का दिल्ली में इस्तेमाल किया जा रहा है। केवल और केवल बाहर के लोग कैंपेन करें, वहां से करें जहां आपकी सरकारें हैं, और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करें, आप पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट करें, ये कौन सी राजनीति है भाई? यहां तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये तो दुरुपयोग है सीधे सीधे किसी भी सरकारी तंत्र का। और उसी बारे में मैंने पहले भी कंप्लेंट की थी, फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं उनको कि भाई इसकी तहकीकात की जाए। संदीप दीक्षित चुनाव आयोग में शिकायत लगा चुके हैं और कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और नेता सुप्रिया सुनेत का कहना है कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुर्खियों में बने रहने के लिए भारी खर्च किया है। 4-5 दिन पहले गोरखपुर एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी, अखबार उठाया पढ़ने के लिए, पूरे पहले पन्ने पर पंजाब सरकार का विज्ञापन भरा हुआ था। अब भला बताइए, पंजाब सरकार का विज्ञापन उत्तर प्रदेश और वो भी गोरखपुर में छप रहा है, क्यों छप रहा है? थोड़ी देर पहले टीवी देख रही थी, लगातार 4-5 ऐड विज्ञापन जो थे वो पंजाब सरकार के आ रहे थे। केजरीवाल जी ने मोदी जी को तगड़ी टक्कर दी हुई है, किस बात में? मीडिया में छाए रहने की लालसा को लेकर, प्रचार प्रसार में और चकाचौंध में। तो कांग्रेस जमकर हमला कर रही है और हमला तो भाजपा भी कर रही है। भाजपा के नेता परवेश वर्मा ने भी आम आदमी पार्टी पर दिल्ली चुनाव में पंजाब के संसाधनों के अवैध प्रयोग का आरोप लगाया है कि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, ना तो कोई डेवलपमेंट का मुद्दा है। 11 साल में उन्होंने किया वो काम तो दिखाते नहीं है, केवल ये उल्टे सीधे मजाक करते रहना, दिल्ली की जनता को मजाक बनाकर रख दिया है। देखिए, लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और मैं तो यही कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली नई दिल्ली विधानसभा से। तो ये तमाम जो है मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में इसलिए आ गया क्योंकि दिल्ली में शिकायतें हुई हैं, उधर हाईकोर्ट ने पूछ लिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं स्टूडियो में, उनसे जरा इस मुद्दे को समझते हैं। विनोद जी, पहले दिल्ली के लिए भी ऐसा हो ही चुका है और सीएजी की रिपोर्ट ने उसको, जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि जरा ब्यौरा तो दो, योजना के लिए पैसे नहीं है दिल्ली सरकार को और विज्ञापन पर खर्च कर रहे हो। सीएजी रिपोर्ट में भी वही बात आ गई। अब पंजाब का भी वैसा ही मामला, लगातार ले दनादन प्रचार दिए जा रहे हैं वो लोग, और पहले विपक्ष कहता था, अब हाईकोर्ट ने कहा। ये क्या आम आदमी पार्टी का एक अलग तरह का सिंड्रोम हो गया है क्या कि कहीं भी सरकार हो ये विज्ञापनबाज सरकार ही बनाते हैं क्या, दिल्ली से लेकर पंजाब तक? लाल जी, ये गंभीर मामला है, इसमें पॉलिटिकल रिएक्शन क्या हो ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सवाल ये है कि कितना गंभीर मामला है, इसको इस तरह से समझिए। ये 2022 का मामला है जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज के एक इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया था हाई कोर्ट से, और वो बंदा जो है वो एक डिजिटल उसका ये था, फ्रॉड था, जिसको लेके उसकी अरेस्टिंग हुई थी जी। लेकिन 2022 का ये मामला अभी तक इन्वेस्टिगेशन फॉरेंसिक में नहीं हो पाया क्योंकि पंजाब के किसी भी जो फॉरेंसिक लैब है, पंजाब में 4 फॉरेंसिक लैब है, लेकिन पंजाब के किसी भी फॉरेंसिक लैब में अभी वो टेक्निकल वो असिस्टेंट नहीं मिल पाया है कि वो एक डिजिटल फ्रॉड को एक इन्वेस्टिगेट कर पाए, उसकी जांच कर पाए। तो कोर्ट के सामने में जब यह मामला आया पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सामने में, तो कोर्ट खुद हैरान था
उसने कहा कि हम जब ये इतने क्राइम प्रोसीडिंग्स की इतनी सारी चीजें रोज रोज केस मुकदमे देख रहे हैं और उसमें एक राज्य का फॉरेंसिक लैब ही नहीं काम कर रहा है, और उस लैब के तरफ से ये कहा गया कि चूंकि फंड का अभाव है, फंड इसमें बजट नहीं है, तो इसके कारण इसके लैबोरेटरी को अभी और एडवांस करने की जरूरत है, जो भी नहीं हो पाया है। जी। तो आप ये समझिए कि उस स्टेट की क्या हालत होगी जिसकी पूरी की पूरी पुलिसिंग सिस्टम टिकी हुई है फॉरेंसिक पे, जो किसी को न्याय दिलाता हो, और वो न्याय व्यवस्था किस तरह से अटक पड़ी है, या एक तरह से कहिए कि सर गई, कि वहां फॉरेंसिक लैब काम नहीं कर रहा है और बंदा जेल में है। जी। और इस बात को लेके कोर्ट ने कहा, ये संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि भाई जितनी नई पुलिस की गाड़ियां खरीदी गई है इस दौर में अभी, उसका ब्यौरा हमें चाहिए, और पिछले साल में जितने विज्ञापन पे खर्च हुए उसके पूरे ब्यौरे हमें चाहिए। जी। अगर इस चीज के लिए बजट है और फोरेंसिक लैब के लिए बजट नहीं है, तो मुझे ये देखना है कि प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, ठीक है। मैं जरा एक बार फिर से प्रोड्यूसर से कहूंगा कि परवेश वर्मा ने इस मुद्दे पर किस तरह से हमला बोला। जरा परवेश वर्मा जी की बात एक बार बीजेपी नेता की एक बार फिर से सुनवाइए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। यहाँ पे पहाड़गंज के, करोल बाग के, महिपालपुर के सारे होटल बुक करा लिए, गेस्ट हाउस बुक करा लिए। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियाँ घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है? तो इस मुद्दे पर भी विनोद जी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों अटैक कर रहे हैं, दोनों एक फ्रंट पर हैं कि भाई पंजाब की इतनी गाड़ियां यहाँ कर क्या रही हैं इस टाइम में? क्या ये लोग कह भी रहे हैं कि क्या वहां से पैसे, शराब ये सब लाकर बांटे जा रहे हैं क्या? लाल जी, वो चुनाव के मुद्दे में आरोप प्रत्यारोप की बात अलग है, लेकिन जो सीएजी की रिपोर्ट है, आप अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे कि ये चुनाव, इनका जो सरकार का जो एक आप कह सकते हैं मोडस ऑपरेंडी है एडवर्टीजमेंट का, तो ये फ्रीबी और मोडस ऑपरेंडी को जब आपने देखा कि एक 27 लाख 28 लाख पॉल्यूशन के, दिल्ली के जैसे पॉल्यूशन के गंभीर समस्या को हटाने के लिए इन्होंने एक मेडिसिन ले आया और उस पर 28 करोड़ एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिया। तो ये एक चीज दिखाता है कि आप जो सीरियसनेस कितना है बॉस गवर्नमेंट को। ठीक है। तो जो गवर्नमेंट पंजाब में अभी जो बड़ा सवाल ये है कि आप हर दिन टेलीविजन पे या प्रिंट में लाखों करोड़ों के ऐड आ रहे हैं, उस पंजाब में अगर फोरेंसिक लैब काम नहीं कर रहा है तो इसे शर्मनाक ही कहा जा सकता, और हाईकोर्ट की ये चिंता दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त है। और मुझे तो लगता है कि आज पंजाब का विज्ञापन गोरखपुर में नजर आया, कल को कहीं न्यूजीलैंड में ना नजर आने लगे। अगर यही रवैया रहा तो बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल चर्चा करने के लिए विनोद जी और जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।